नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है जुलाई गोचर की चर्चा करेंगे। जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है, मंगल का सिंह राशि में गोचर है हमारे ख्याल से। वैसे बहुत सारे लोग वक्री शुक्र को ही कह सकते हैं, लेकिन मंगल का जो गोचर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कारण कि ये बहुत मजबूत अपनी मित्र की राशि में मजबूत होकर बैठा है, लेकिन सामने से इसको कुंभस्थ शनि जो स्वयं बेहद मजबूत है, मंगल से भी कहीं मजबूत है और वक्री है, पापी होकर, चूंकि पृथ्वी के ज्यादा नजदीक हो गए हैं वक्री होने के कारण, तो वो सीधे देख रहे हैं। और इनका 22 के आस 21 22 20 21 को इनका एग्जैक्टली मंगल और शनि का एग्जैक्टली अंशात्मक रूप से वो होगा, क्या आमना सामना होगा। तो ये जो है ये बेहद महत्वपूर्ण, और केवल इस पर ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं शनि वक्री शनि की दृष्टि है, बल्कि इस पर अग्नि त्रिकोण से ही, मेष से जहां मंगल की राशि है वहां से राहु की भी दृष्टि है। हालांकि इन दो पाप ग्रहों के प्रभाव में होने के बावजूद मंगल पर गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन वो स्वयं राहु के साथ बैठे हुए हैं मेष में। तो गुरु कुछ रक्षा कर रहे हैं, कुछ मंगल को जो ये पॉजिटिव अपने मित्र की राशि सिंह राशि में आए हैं उनको कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक तोरा ये हो रहा है कि ये मंगल जो है केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत में मघा में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि में मघा होता है, और ये गोचर लगभग 22 तक का गोचर है। और दूसरी तरफ मंगल जो है अभी जस्ट शिफ्ट किए हैं, यदि मीन नोट से लीजिएगा तो 21 जून को शिफ्ट किए हैं चित्रा नक्षत्र में, जो मंगल का नक्षत्र माना गया है। अब वैसे वो 6 जुलाई से ट्रू नोट में 6 जुलाई से कर रहे हैं, तो 6 जुलाई से ले लीजिए या पहले से ले लीजिए, तो वहां से भी है। तो एक एक्सचेंज हो रहा है केतु और मंगल का। और केतु आपको पता है कि अतीत को बताते हैं, और अतीत को बताते हैं, इसलिए अतीत की चीज। और इस समय एक और परिघटना हो रही है कि 18 जुलाई से जब मंगल, ये 48 दिन का गोचर है मंगल का पूरा, 18 अगस्त तक का गोचर है, तो मंगल 48 दिन इसमें रहना है इनको सिंह में। तो उसमें इसी समय लगभग 30 दिन की परिघटना हो रही है मलमास की, पुरुषोत्तम मास की। और आप सबको पता है मलमास जो होता है, स्पेशली सावन का मलमास, बहुत मंडेन मामले में बहुत अच्छा नहीं होता है। वो आध्यात्मिकता के लिए तो ठीक है, सांसारिकता के लिए ठीक नहीं। कहा गया है कि जब मलमास होता है तो इसमें क्या कहते हैं बारिश नहीं होती है सावन में, और क्या कहते हैं बारिश में दिक्कतें होती हैं, और दूसरी चीज की ये जान माल की दुर्घटना को बताता है, माने प्राकृतिक आपदा को बताता है। और संयोग से जब मलमास लग रहा है उससे एक दिन पहले सूरज की संक्रांति हो रही है, 17 जुलाई को दक्षिणायन होना है, कर्क में आ रहे हैं, और वो क्या कहते हैं उस दिन अमावस्या भी है। तो मैंने वो एक बहुत निगेटिव स्थिति बन रही है, उसके बारे में और बात बताएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि मंगल जो है कई तरह से घिरे हुए हैं, इसीलिए मैं मंगल को मजबूत स्थिति में होने के बावजूद बहुत पॉजिटिव रूप में इंडिकेट नहीं किया कि बहुत सारी कुंडलियों में। और चूंकि हालांकि एक चीज जरूर है कि पॉजिटिव है, तो जिन लोगों की कुंडलियों में अच्छी स्थिति में मंगल की स्थिति है तो उन लोगों के लिए तो अच्छा रिजल्ट देंगे निश्चित रूप से। क्योंकि शनि जो है, हमेशा मैं कहता हूँ शनि जो है प्राकृतिक चक्र के स्वामी कहे गए हैं। प्राकृतिक जो चक्र है, तो जो प्राकृतिक चक्र से चल रहा होगा उसके लिए तो पॉजिटिव होंगे। शनि जो है, क्या होता है कि मंगल शनि को इसलिए जो आमने सामने होते हैं या साथ बैठे हो तो इसलिए खराब माना गया है कि मंगल क्या है एक्शन के ग्रह है, और शनि क्या है स्थिरता को डिनोट करते हैं, वो भी है। लेकिन वो मंगल जो है आपको पता है कि पौने 2 साल में लगभग 1.5 साल में वो गोचर कर जाते हैं, क्या कहते हैं पूरी जोडियाक की। और शनि जो है 30 साल में करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, ये क्लैश होता है। मंगल किसी भी चीज को एक्शन में करना चाहते हैं, पूरे अपने जिस समय सोचते हैं तत्क्षण करना चाहते हैं, लेकिन शनि कहते हैं नहीं, आप रुको, थोड़ा सा विलंब कराते हैं। हमेशा शनि का जब प्रभाव होता है किसी कुंडली पर, या मंडन के मामले में हो या व्यक्ति की कुंडली के मामले में हो, देश की कुंडली या व्यक्ति की कुंडली के मामले में, तो डिले को बताते हैं, वो देर से बताते हैं। इसलिए प्राकृतिक चक्र जो है वो जिस
जिस लाइफ स्टाइल को हमने अडॉप्ट किया है, शहरी लाइफ स्टाइल को, उसको शनि डिनोट नहीं करते, ये छोटे छोटे ग्रह डिनोट करते हैं। तो शनि उसके खिलाफ है। तो शनि, ये जो अंधाधुन विकास हो रहा है, विकास के नाम पर जो अंधाधुन दुनिया भर में हो रहा है, शहरी जो मॉडल है, ये इसके कहीं ना कहीं खिलाफ है शनि। और इसलिए जब मंगल के साथ शनि आते हैं तो रुकावट डालते हैं, अवरोध डालते हैं। और मंगल चूंकि मजबूत ग्रह है, एक्शन का है, काल पुरुष की पहली स्वामी का ग्रह है, स्वामी है, तो वो हर चीज को तुरंत करना चाहता है। और शनि कहते हैं नहीं, वाइज हो, चीजों को समझ कर करो। और इसीलिए मंगल जो है, शनि की एक राशि मकर में उच्च के होते हैं। आपको पता है उच्च जो होता है वहां मैक्सिमम रिजल्ट देता है ग्रह। तो मैक्सिमम रिजल्ट क्यों देता है? इसलिए कि शनि जबकि राशि में होते हैं तो शनि के योजना को भी अपने साथ वो लेते हैं, शनि की योजना को भी अपने साथ ले लेते हैं। तो इसलिए मंगल बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि हम मंगल के गोचर की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम मंगल शनि की प्रतीति के किस चीजों को विशेष रूप से बताना चाहते हैं। और ये जो है मंगल शनि जो है मघा के एकदम अंतिम अंश पर, ये लगभग मघा 12-20 तक होता है, तो उसी अंतिम अंश पर क्या कहते हैं, ये एग्जैक्टली हो रहे हैं 20-21 की रात में एग्जैक्टली होंगे। तो अंशात्मक रूप से आमने सामने होंगे, 13 अंश पर कहना चाहिए। तो इस समय आपको क्या कहलाता है, ये बहुत सारी दिक्कतों की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। यदि कुंडली यदि खराब है, और स्पेशली ये 4 राशियों की कुंडलियां, जो कि शनि की 2 राशियां और मंगल की 2 राशियां, मेष और वृश्चिक और मकर और कुंभ, इन राशियों को ये ज्यादा ट्रबल देंगे। क्योंकि शनि जो है, शनि कहेगा स्थिरता से काम करो, मंगल कहेगा, और दोनों आमने सामने होंगे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। मंगल को वो क्या कहते हैं, मंगल जो है शनि को एग्रेसिवली काम करने के लिए मजबूर करेंगे, और शनि जो है मंगल को धीरे करने के लिए कोशिश करेंगे, उसके काम में अवरोध डालेंगे, डिले दिखा रहे हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं इन चारों राशि, लग्न और राशि के लोगों को यदि दशा भुक्ति खराब है तो इस समय बहुत सारी दिक्कतें होती है। और चूंकि केतु का कॉम्बिनेशन है, ओवरऑल आप कहिए तो चूंकि चित्रा में है, तो कहीं ना कहीं लॉर्ड है, चित्रा के लॉर्ड हो गए मंगल, तो मंगल बैठे हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं चित्रा का वो है। और अंगारक योग बोलते हैं, राहु और केतु के साथ जब मंगल का संयोग होता है तो अंगारक योग होते हैं, और मंगल के साथ केतु का संयोग दुर्घटनाओं को बताता है। तो ये अतीत की घटनाओं के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं, हिंसात्मक कुछ घटनाएं हो सकती है आपके आसपास में। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप क्या कहलाता है इस पीरियड में सावधान रहें इन 4 राशियों को। इसके अलावा मैं कहेंगे सिंह राशि के लिए भी और कर्क राशि के लिए भी, क्योंकि इसके लिए योग कारक होते हैं। और मंगल इस समय यदि योग कारक है और आपकी दशा भुक्ति खराब है, तो इस और मंगल की दशा या उपदशा चल रही है, माने भुक्ति चल रही है, इब्न प्रत्यंतर चल रहा है, तो ऐसे समय में आपको कुछ इस दौर में ये होगा। तो इसलिए इस दौर में जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, माने सतत विकास की बात करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रुकावट होगा, बल्कि अपनी इस तरह की इच्छाओं पर। और चूंकि मंगल जो है ऑलरेडी शुक्र, माने एक तरह से शुक्र जब 7 को इन करेंगे, शुक्र आने वाले हैं सिंह में, जो वहां उनको वक्री होना है। तो हालांकि वक्री वो जाकर कर्क में होंगे एग्जैक्टली, लेकिन क्या कहलाता है भले सिंह में ही होंगे, तो वो वक्री होना है। तो इसलिए वो तेज स्पीड से आ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी स्पीड ब्रेक लगेगी। तो लेकिन वो लगभग 7 तारीख तक तो है ही। और वो कहीं ना कहीं मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आपको पता है, काल पुरुष की पहली और 7वीं राशि जो पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति को बताता है, तो एक पैशन को क्रिएट करता है, तो वो एक पैशन वाली स्थितियां हैं ही। और इसमें इस तरह की स्थितियां हैं, तो जिन लोग कुंडलियों में इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, मंगल शुक्र हो, हमने कहा कि मंगल शनि हो, या क्या कहलाता है मंगल राहु हो, इन सब कुंडलियों में बेहद दिक्कतें इंडिकेट कर रही हैं। इन सब कुंडलियों में जिन लोगों की जन्मांक में इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हो, तो बेहद जरूरी है कि इस समय कोई बड़े निर्णय नहीं लें। और जो चीज चल रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत सारी चीजें होने वाली है, और इनसे बचने के लिए उपाय करें। मैं स्पेशल कहूंगा, चूंकि मंगल प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि योगा आप करते हैं तो वीरभद्रासन वगैरह कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ पाठ करना, या हनुमान चालीसा, जो भी आपको उचित लगता है, तो ये यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से रेगुलर आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि मंगल साथ है, तो 48 दिन के गोचर में। और स्पेशली ये जो इफेक्ट है, ये लगभग 4-5 दिन पहले से लागू हो जाएगा। तो वो मैंने बताया कि 17 तारीख को अमावस्या है, उस दिन सूर्य की संक्रांति भी है, और क्या कहते हैं
अगले ही दिन से मलमास भी शुरू हो रहा है। तो स्पेशली और 17 जो है कई तरह से इंडिकेशन दे रहा है। अमावस्या है तो उस दिन कुछ भूकंप की आशंका है, कुछ हिंसात्मक घटनाओं की ये है, दुनिया भर में बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं उस दिन। तो अमावस्या के आसपास में ये सब चीजें होती है, आपको पता है। तो स्पेशली इस चीज को हमको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमको इस समय हमको सतर्क रहना चाहिए। और मंगल शनि अवरोध देते हैं तो आपको अवरोध जब आपके जीवन में आता है तो क्या क्रोध आता है, क्रोध के बाद डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर को बताता है और दिल की बीमारियों को बताता है। और देखिए मंगल शनि है, हमने पहले बताया है भी, शायद मंगल के ही गोचर में बताया है कि दिल की बीमारी और इस तरह की चीजों की बहुत सारी घटनाएं हैं। हाई बीपी वाले लोगों को बेहद सतर्क होना चाहिए, जिनके दिल के मरीज हैं उनको भी इस पीरियड में बेहद सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें चूंकि कुंभ जो है वो इंडिकेट करता है खासकर सूरज का कॉम्बिनेशन, और सूरज भी आ जाएंगे 17 के बाद, तो सूरज रहेंगे इसमें कर्क में, तो कर्क में रहेंगे तो इसलिए, और मंगल के लॉर्ड हैं और पीछे हैं, तो इसलिए स्पेशली 17 के बाद विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहलाता है मंगल और शनि इस तरह की बीमारियों को, जो इसमें दिल का मामला हो, उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए। हालांकि देखिए 22 के बाद शुक्र वक्री हो जाएंगे, और शुक्र जो है एक तरह से 14 को 5 अंश पर डिस्टेंस आ गए हैं और वहां हो गए हैं, तो इसलिए उसके बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मंगल शनि का जो एग्जैक्ट कंजक्शन हो रहा है, तो एक तो दुर्घटनाओं को बता रहा है, दूसरा चीज है कि ये इस समय लेबर प्रॉब्लम दे सकता है, माने असंतुष्टि हो सकती है, तो आंदोलन हो सकते हैं दुनिया भर में कहीं ना कहीं। माने प्रतिरोध को बताता है मंगल शनि, तो प्रतिरोध का विपरीत नेचर का है ना, एक जल्दी चाहता है और एक बहुत डिले करके चीजों को देता है, धीरे धीरे शनै शनै की बात करता है। तो इसलिए इस समय में एक्सीडेंट वगैरह से बचना चाहिए। विरोध आंदोलन होंगे, तो यदि आपकी कुंडली भ्रमित हो, खराब हो, तो आपको इस आंदोलन से बचना चाहिए। तो इस तरह की चीजें, लेकिन इस समय में ये चीजें दिख रही है। इस दौर में आप देखिएगा मार्केट पर भी असर होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा हो रहा है, तो ये पूरा जो वीक है एक तरह से 15 के बाद, 14-15 के बाद से लेकर लगभग अब 22-24 तक का जो पीरियड है, वो बहुत सारी चीजों को आगे हम शुक्र के संदर्भ में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। बुध भी कंबस्ट हो रहे हैं, एग्जैक्टली शायद 21 को हो रहे हैं, तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि इस समय में उथल हो सकता है, शेयर बाजार में उथल पुथल हो सकता है, हर तरह के मार्केट में उथल पुथल होने की स्थिति है, क्योंकि उस समय बुध भी है, और बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ नकारात्मक खबरें इस समय में आपको आ सकती है। और 17 जुलाई इसका पॉइंट होगा एक तरह से, क्योंकि वहाँ अमावस्या भी है, सूर्य की संक्रांति है। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य की संक्रांति अमावस्या के दिन हो रही है, हालांकि मॉर्निंग में हो रही है उसकी संक्रांति, लेकिन और उसका पुण्यकाल एक दिन पहले 16 को मनाया जाएगा, लेकिन मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास हो रहा है, तो और अमावस्या शुरू हो जाता है रात में 10 बजे के आसपास में, तो इसलिए ये बताता है बहुत सारे लोगों को बीमारियां होंगी। ये जो पीरियड होगा, जो कर्क संक्रांति का पीरियड होगा, उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा दिल के मरीज हैं, इवन मधुमेह के लोग, और भी जो खराब डिजीज जो बताता है, वो सब चीजों को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि केंद्र संबंध जब कर्क में आएंगे सूरज, तो एक तरह से राहु के साथ उनका केंद्र संबंध होगा, तो कैंसर डिजीज और जो भी वायरल और इस तरह की चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और 22 हमने कहा कि जब सूरज आ जाएंगे तो मंगल से वो 12वें हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल को जो सपोर्ट मिल रहा है 11वें पोजीशन पर, जब वो मिथुन में है, जब तक 17 से पहले तक, तब वो एक तरह से 11वीं पोजीशन में तो मंगल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो 17 तक तो निश्चित रूप 17 से पहले तक ज्यादा सपोर्टिव स्थिति है राशि के रूप में, लेकिन उसके बाद दिक्कत है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वही हम कहेंगे शुक्र की। शुक्र जो है इस बार थोड़ा सा पहले हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने के लिए वो सिंह में आए हैं, और सिंह का गोचर उनका 2 बार होना है, क्योंकि वक्री हो रहे हैं, सिंह से निकलकर अति वक्री हो रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं सिंह से निकलकर वो जाएंगे कर्क में जाएंगे। तो ये जो है 7 जुलाई से 7 अगस्त तक का ये पहला जो चरण है, जो है इसमें आ रहे हैं। इसमें इस समय क्या कहलाता है, हमने बताया कि जब आ रहे हैं उस समय 3.5 अंक, मैंने 7 जुलाई को पहुंचेंगे तो 3.5 अंश का डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद डिफरेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि
शुक्र जो है अभी जो 5 डिग्री पर उनको 4.5-5 डिग्री पर उनको क्या कहलाता है वक्री होना है, तो वो उनकी स्पीड कम हो जाएगी इसमें इन करते-करते सिंह राशि में। तो मंगल को जो पीछा कर रहे थे और उनकी जो गति होती है मंगल से ज़्यादा होती है। मंगल तो 45 दिन में एक राशि को पार करते हैं और शुक्र का यूजुअल जो है टाइम वो क्या कहते हैं 20-22 दिन माने 25 दिन आप एवरेज रखिए 25 से 30 दिन का एवरेज है। कभी-कभी 22 दिन और उससे भी कम हो जाता है। तो ये उस समय क्या कहलाता है आप देखिएगा कि चूँकि इस महीने 1 महीने का पहले है और फिर बाद में 1 अक्टूबर के बाद इनका गोचर है सिंह में। तो जब डायरेक्ट होकर आएँगे तो इसलिए इस समय 3 अंश का हो रहा है लेकिन 14 तारीख को लगभग 5 अंश को क्रॉस कर जाएँगे और 22 को जब वो वक्री होंगे तब डिस्टेंस 8 डिग्री के आसपास का दिख रहा है इस समय। तो ये एक अच्छी चीज़ है और कहते हैं कि शुक्र जब धीमी गति के होते हैं तो चेष्टा बली हो जाते हैं क्योंकि वक्री होना है तो वक्री ग्रह जो है उसका चेष्टा बल ज़्यादा होता है। पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, पृथ्वी के नज़दीक आने के कारण क्या होता है कि माना जाता है कि उसका प्रभाव बढ़ जाता है। शुक्र वैसे शुभ ग्रह कहे गए हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग शुक्र को सबसे बड़ा शुभ ग्रह मानते हैं, जनरली गुरु को माना गया है। लेकिन जब आप शुभ ग्रहों की दृष्टि की बात लग्न पर या चीज़ों को देखिए तो शुक्र को स्थान नहीं दिया गया है। उसमें बुध और गुरु की ही चर्चा की गई है। तो बहुत सारी कुंडलियों के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए लग्न पर उसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। तो उस तरह से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र जो है सांसारिक गुरु है, संसार में के मामले में वो चीज़ों को ज़्यादा देते हैं, इसलिए वो एक दिक्कतें हैं। रिलेशनशिप के तो ग्रह हैं ही। तो इस समय जब आएँगे शुक्र, तो पहली चीज़ तो ये है कि वक्री होना है, 1 महीने इसमें रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि ये गंडांत में है, ये 4 तारीख से ही गंडांत में आ गए हैं और ये गंडांत दूसरे दूसरे ग्रह हैं जो गंडांत में है मंगल के बाद। शुक्र यहाँ 4 से 8 के बीच 8 या 9 तक आप कह सकते हैं गंडांत में रहेंगे। तो गंडांत में बहुत सारे लोगों को एक चैलेंज देंगे, कहीं न क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप के मामले में, क्योंकि ये अश्लेषा और मघा गंडांत में है। तो इस बात को समझिएगा। तो इस समय असुरक्षा बोध बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप में मनी के मामले में इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको इस समय सावधान रहना चाहिए, अपना सुरक्षा बोध पर कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिए। और यदि जिन लोगों का ऑलरेडी इसमें शुक्र है या कोई पहले से ग्रह है तो सावधान रहना चाहिए गंडांत एरिया में, अश्लेषा या क्या कहते हैं मघा के गंडांत एरिया में। तो आपको इस समय हालाँकि हमने कहा कि शुक्र जो है स्पी और ये गंडांत वाला है। दूसरा मैंने कहा कि ये इसकी स्पीड 22 तक बहुत स्लो हो जाएगी। तो वो पक्ष उसमें चेष्टा बल में बले हो जाते हैं। तो इस समय कहते हैं कि थोड़ा-सा कामनेस देते हैं, माने शांति, आंतरिक शांति देते हैं। तो जिनकी कुंडलियाँ अच्छी हैं उनको कहीं न कहीं इस समय शुक्र से संबंधित कई काम में सफलता मिल सकती है, क्योंकि स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम जब होता है तो वो आता है। लेकिन ओवरऑल देखिए तो शुक्र जब इसमें आ रहे हैं तो शुक्र भी प्रभावित होंगे। एक तो मंगल के साथ है, युति है और नजदीकी दृष्टि है, मैंने 8 डिग्री, यदि 8 डिग्री यदि आप 22 तक भी मैं कह रहा हूँ तो नजदीकी है, 10 डिग्री के अंदर है। लोग बहुत सारे लोग 10 डिग्री का कस्प लेते हैं, ओल्डेस्ट में 10 डिग्री का लागू होता है। जनरली मैं 5 डिग्री का लेता हूँ, बहुत सारे लोग 4 ही डिग्री का लेते हैं। तो इस समय में मंगल के साथ है तो मंगल के साथ वो पैशन बढ़ा कर रखेंगे, कहीं न कहीं थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि पहले जैसे कर्क में थे उस समय ज्यादा पैशन था, तो ज्यादा असुरक्षा बोध और दूसरी चीजें। लेकिन इसके बाद लेकिन इस समय भी पैशन रहेगा। दूसरी चीज है, ये मंगल पर शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है वहां से, और गुरु की भी दृष्टि है। तो ये सब कोई भी चीज इनके लिए अच्छी चीज नहीं है। तो खराब जो कुंडलियां हैं, खासकर मंगल शुक्र के कॉम्बिनेशन में जो खराब कुंडलियां हैं, तो ऐसे लोगों को ये कहीं ना कहीं, और चूंकि ये दोनों केतु से प्रभावित होंगे, क्योंकि शुक्र का गोचर भी मघा में ही होगा, मघा में ही 5 डिग्री का, तो 12-20 तक होते हैं मघा, तो मघा में ही है, पहले और दूसरे चरण में होगा उनका शुक्र का। तो मघा में रहेंगे और मंगल के साथ भी है। मघा अच्छा नहीं है क्या कहलाता है इनके लिए, क्योंकि केतु का संबंध शुक्र के साथ नहीं है। केतु तो इस संसार परलोक के ग्रह है, कहीं ना कहीं अतीत के ग्रह है, परलोक के ग्रह है। इस संसार में चीजों को देने के लिए नहीं जाने जाते हैं जब तक कि कोई मेजर कॉम्बिनेशन नहीं बने। तो इस समय बहुत सारे लोगों के संबंधों में अवरोध आएगा, छल कपट की स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं टूटन की ओर जाएगा, तलाक की ओर जाएगा, या बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस समय जाने की स्थिति में होंगे, या जो भी अलगाव की ओर स्थिति बता रहा है। लेकिन कैरियर के हिसाब से ये अच्छा पीरियड हो सकता है। जो मैंने कहा कि चेष्टा बली है तो चेष्टा बली है तो वो चीजें होंगी।
तो वो करियर में उसका लाभ उठाया जा सकता है, पैसे के मामले में उसका लाभ हो सकता है। क्रिएटिविटी आपकी अच्छी रहेगी और अच्छी क्रिएटिविटी के कारण कहीं न कहीं वो होगा। क्योंकि एक कॉम्बिनेशन जब ये आएँगे तो बुध के साथ कॉम्बिनेशन, जब बुध आ जाएँगे सिंह में, तो मंगल के साथ वो कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। तो कुछ समय का एक तरह से मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं वर्क के हिसाब से अच्छा रहेगा, तो वो कहीं न कहीं वर्क प्रोफाइल के हिसाब से ये चीज़ें कुछ और हो सकता है। वक्री हो रहे हैं, ये क्या कहलाता है, जुलाई में, ये 22 जुलाई को होंगे। वक्री के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताएँगे, क्योंकि वक्री ये 5 अंश पर हो रहे हैं। लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि मंगल जब सॉरी शुक्र वक्री हो रहे हैं, तो शुक्र वक्री हो रहे हैं तो काफ़ी दिनों से शुक्र भी शाम के तारे के रूप में पश्चिम दिशा में दिख रहे हैं, बड़े तारे के रूप में। चंद्रमा के अलावा शुक्र को देख रहे होंगे। बहुत सारे दिनों आपने देखा होगा चंद्रमा और शुक्र एक साथ उगते हैं, जब एक उसी पर रहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्रमा जब शुक्र की राशि से गुजरते हैं, जहाँ शुक्र रहते हैं, वहाँ तो दिखता है आकाश में चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन। अखबारों में, मीडिया में बहुत आता है, आपने देखा होगा। तो लेकिन अब ये यहाँ जब वक्री होंगे तो फिर क्या होगा, वक्री होने के बाद इनकी वो बदल जाती है, शाम के तारे से निकल कर ये सुबह के तारे हो जाएंगे। तो ये अगस्त में होगा फिनोमेना। अगस्त के शुरू में क्या कहलाता है, डूब जाएंगे एक तरह से। और चूंकि अस्त होंगे, सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य के साथ अस्त हो जाएंगे, तो डूब जाएंगे। और फिर जब वो उदित होंगे अगस्त के लास्ट में, तो फिर वो क्या कहते हैं, ये भोर के तारे में आएंगे, भोर के तारे के रूप में, भोर के तारे के रूप में आएंगे। तो ये एक फिनोमेना आपको दिखेगा, ये चीजें। और शुक्र जब भी वक्री होते हैं, क्योंकि इस महीने में 22 जुलाई को हो रहे हैं, तो शुक्र के वक्री होने से 2-3 दिन पहले, क्योंकि स्टेशनरी होते हैं एक आध दिन के लिए वो, तो वक्री होने से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका इफेक्ट होता है, कोई बड़े निर्णय लेना नहीं चाहिए। और इस बार जो स्थितियां दिख रही है, आप देखेंगे भूकंप की स्थिति दिख रही है। और हमने 17 तारीख डेट बताया कि 17 के आसपास में चूंकि अमावस्या है, वो भी इंडिकेट कर रहा है। तो इस समय दुनिया में तूफान आ सकते हैं। अभी देखिए पश्चिम में आया था, गुजरात में और सब राजस्थान वगैरह तूफान आया, ये था ना अभी कुछ दिनों पहले। तो ये तूफान माने समुद्री तूफान वगैरह की स्थिति दिख रही है, भूकंप की स्थिति दिख रही है, विरोध की स्थिति दिख रही है। आम लोग कहीं ना कहीं शासन के विरोध में उठेंगे। लेबर, हमने पहले ही बताया है कि लेबर शनि और मंगल के इंडिकेशन से वो दिख रहा है, इससे भी ये दिख रहा है। और दुर्घटनाएं, आगजनी, हिंसा, खासकर कम्युनल राइट वगैरह की स्थिति भी दिख रही है। तो इस समय बेहद रूप मैंने मैंने इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर बहुत सारा अपहेवल हो सकता है, इसलिए बचना चाहिए। इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए, 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक, 2 दिन कम से कम रखिए, 2 से 3 दिन। तो और बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए इस समय। और चूंकि मलमास भी शुरू हो जाएगा 18 तारीख से, तो मलमास में तो अपने आपको पता है, हम आगे मलमास के बारे में बताएंगे। तो इसलिए आपको इस समय में बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस समय निर्णय लीजिएगा तो कुछ नुकसान होगा। अब हम आपको मलमास की बात कर देते हैं। मलमास जो है हर 3 साल पर होता है, आपको पता है। हालांकि 2.5-3 साल के बाद हो जाता है, तो 3 साल पर आता है। हर 3 साल में एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि वो कुछ हिंदी मंथ की जो कैलेंडर है और अंग्रेजी कैलेंडर में जो अंतर होता है उसको पाटने के लिए चीज किया गया है। तो मलमास जो है, मलमास के बारे में देखिए, कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। और इस बार सावन में मलमास पड़ रहा है 19 साल के बाद। 2004 में सावन में पड़ा था, 2004। तो आप देखिए मलमास जब भी होता है, और सावन के मलमास के बारे में कहा गया है कि ये भूकंप, अकाल माने जल वृष्टि को कहीं ना कहीं रोकता है, अवरोध डालता है। तो इस तरह की चीजें हैं। और जान माल की क्षति भी देता है, तूफान, बारिश, कभी 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 वो माने इस तरह की स्थितियों को क्रिएट करता है। तो इसलिए इस समय में ये चीजें होंगी। और कोई भी अच्छा काम तो होता ही नहीं है, सांसारिक कोई भी काम नहीं, न गृह प्रवेश कर सकते हैं, न क्या कहलाता है शादी ब्याह, तो ऐसे भी दक्षिणायन हो गया तो नहीं होगा। लेकिन गृह प्रवेश वगैरह कई बार लोग श्रावण वगैरह में करते हैं, तो गृह प्रवेश की स्थितियां भी खत्म हो जाएंगी। कोई भी शुभ काम इस समय नहीं होगा। इसमें कहा जाता है, इसमें कहते हैं कि मलमास का कोई देवत्व लेने के लिए तैयार नहीं था, तो विष्णु भगवान ने उसका देवत्व लिया। विष्णु को हमेशा लास्ट रिजोर्ट माना गया है। कहीं भी जब कोई चीज कोई स्वीकार नहीं करता है तो विष्णु स्वीकार करते हैं। तो विष्णु ने पुरुषोत्तम मास का वो लिया है। तो कहते हैं कि यह आध्यात्मिकता के लिए, कारण कि देखिए मलमास का आप इतिहास देखिए, मलमास का जब भी मलमास होता है, उस समय के पैदा हुए बच्चों को देखिए, उनके साथ मैंने लोलुपता बहुत जाती है मलमास के साथ। यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं तो आपके अंदर बहुत लस्ट आ जाता है।
और आप बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं। आप रूल माने अगेंस्ट माने कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ आप काम करने लगते हैं। आप नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, सोशल लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो मलमास, तो इसीलिए कहा गया है कि और हमेशा खराब जो दिन होता है, क्या करते हैं, अमावस्या जो कहते हैं, जिसको हम खराब मानते हैं संसारिक मामले में, चाहे मलमास है या इस तरह का कोई भी माने जैसे ग्रहण होता है, उन सब दिनों में हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक वृत्ति होनी चाहिए। हमको सांसारिकता के बारे में सोचने के बदले अपने प्राण आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। हमको आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि हम शरीर के अंदर की यात्रा करते हैं। शरीर के, देखिए हम सब लोग शरीर के लेवल में जी रहे हैं, शरीर से ऊपर जाकर जब हम यात्रा करते हैं उस वह आध्यात्मिकता है। आपको प्राय आजकल सुनने में मिल जाएगा कि हर आदमी कहता है कि हम आध्यात्मिक है, और सक्सेसफुल आदमी तो सबसे कहता है कि हम आध्यात्मिक है। ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि देखिए कहा गया है, मैंने ईसाई धर्म के बाइबल में कहा गया है कि भैया ऊंट जो है सुई के छेद से निकल सकता है, सुई जिसमें धागा लगाते हैं उस छेद से निकल सकता है, लेकिन कोई अमीर आदमी क्या कहते हैं, स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस सांसारिकता से विलग होना, विरक्त होना। और यदि आप सांसारिकता से विरक्त होते हैं, माने आप थोड़ा सा अपने शरीर में दो हिस्से हैं हमारे शरीर को, यदि भी हमारे जो आत्मा है, जिसको प्राण आप कह सकते हैं भारी तौर पर, तो प्राण जो है, प्राण के लेवल में सोचने के लिए हम जब सोचते हैं तो आध्यात्मिक वृत्ति हमारी कह सकते हैं। तो इस बात को समझिए, तो इस अमल मास में इस चीज को आध्यात्मिक उत्थान के लिए, और हमने बार बार कहा है कि शनि सतदिशा में चल रहे हैं, वो भी इंडिकेट कर रहा है, मलमास आ रहा है, इस समय आध्यात्मिक होइए। सावन का महीना है, शिव की आराधना कीजिए, विष्णु की आराधना कीजिए। वैसे तो विष्णु का मंत्र है, विष्णु की आराधना कीजिए। सावन में पड़ रहा है तो शिव की आराधना कीजिए। शिव जो तीन जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो रौद्र है, वो क्या कहते हैं, विनाश के कारक हैं, तो शिव की आराधना कर सकते हैं। विष्णु की तो है ही सब जगह, बताया ही गया है। तो ये इन चीजों का मलमास के संदर्भ में। अब हम सूर्य संक्रांति की बात कर लें, हर महीने में होते हैं सूर्य संक्रांति। सूर्य संक्रांति की चूंकि दक्षिणायन हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंस है। ये पितृ, आपको पता है पितृ यात्रा कहते हैं इसको, दक्षिणायन से। अपने यहाँ बारिश का मौसम होता है तो चतुर्मास होता है, खासकर जैन धर्म में चतुर्मास का भी, और अब हिंदू धर्म में भी सब जगह। यहाँ लोग एक जगह टिके रहते थे, अब लेकिन दुनिया ट्रेवल बहुत ज्यादा होने लगा है। चतुर्मास में तो लोग एक जगह स्थिर होते थे, आज भी जैन साधु वगैरह जहाँ होते हैं वहीं स्थिर हो जाते हैं, लेकिन हम आज उस बात को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और इस बार पुण्य, मैंने काल कहा कि पुण्यकाल एक दिन पहले हो जाएगा, और 12 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक का है, 12:30 से 7 बजे शाम तक का है। क्योंकि ये अल सुबह हो रहा है, 5 बजे के आसपास में ये हो रहा है। अब ये लेकिन अमावस्या के दिन हो रहा है, एक्चुअली 17 तारीख को रात में 10 बजे के बाद अमावस्या शुरू हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये इसके कारण ये कुछ दिक्कतें को बताता है, तो बहुत सारी दिक्कतों को बताता है। इस समय कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा वगैरह आ सकता है, और इसलिए ये भी सूर्य की संक्रांति भी बता रहा है, अमावस्या के दिन शुरू होने की, यहाँ से भी आध्यात्मिक वृत्ति की ओर ध्यान देने की जरूरत है। अपने दूसरे पक्ष के बारे में हमको केवल रुपया पैसा और सांसारिक चीजों को, सामाजिक आर्थिक रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज है उसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको अपने अंदर की यात्रा के बारे में भी सोचना चाहिए, हमको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, प्राकृतिक चक्र के बारे में सोचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा। कर्क में जा रहे हैं, कर्क में सूरज जाते हैं तो आपको पता है कर्क जो है चौथी राशि है, आंतरिक आंतरिक शुक्र की राशि है, घर की राशि है। तो इस समय घरेलू फ्रंट पर, और चूंकि यहाँ जब सूरज आते हैं तो आप चंद्रमा की केवल स्थिति देख लीजिए, चंद्रमा जब नीच के हो और किसी पाप ग्रह के साथ हो, उस समय थोड़ा सा सावधान रहिए। जैसे चंद्रमा 11 नंबर में क्रॉस कर रहे हो, 1 नंबर में क्रॉस कर रहे हो, जब वृश्चिक में हो, तो इस समय थोड़ा ध्यान रखिए। अदरवाइज क्या कहलाता है, ये जनरली अच्छा हो, ये हो सकता है। इस समय में आपको क्या कहलाता है, घरेलू काम करने के लिए, सोचने के लिए और करने के लिए मौका मिलेगा। और थोड़ा सा समाज के भी आप काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान के लिए जो आप कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये भी मैंने सूर्य की संक्रांति जो है, स्पेशली हम कहेंगे कि इस संक्रांति में आप ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। अब अंतिम जो है बुध की बात कर लेते हैं। इस महीने का बुध 2 बार गोचर कर रहे हैं इस महीने में। 8 से 24 के बीच में क्या कहते हैं, कर्क में रहेंगे, और फिर 24 जुलाई से लेकर लगभग 1 अक्टूबर लंबा है, क्योंकि बुध भी जैसे शुक्र
सिंह राशि में वक्री होने वाले हैं, उसी तरह बुध भी सिंह राशि में वक्री होने वाला है। हालांकि वो इस समय नहीं होंगे, अगस्त में होंगे। जुलाई में हम उसके डायरेक्ट गोचर की बात करेंगे। तो कर्क में जब होंगे तो बुध जब आएंगे तो निश्चित रूप से 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बुध जो है इस बार स्पेशली जो स्थिति है अतीत की स्मृतियों में ले जाएंगे कहीं ना कहीं। बुध जो है सोचने का ग्रह है, बोलने का ग्रह है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये पिछली स्मृतियों में ले जाएंगे, या खट्टा मीठा हो सकता है। स्पेशली समझिएगा कि बहुत सारे लोगों के लिए दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि आसपास की जो स्थितियां हैं, जो दूसरे ग्रहों के गोचर हैं, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा कि इस समय में, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के लिए बड़ी नई सोच को इंस्पिरेशन देगा कहीं ना कहीं। जो लोग आध्यात्मिक सोच के लोग हैं उनको ये बुध का गोचर, कर्क का, वैसे सिंह के गोचर से तुलनात्मक रूप से अच्छा गोचर है, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से स्मृतियों में ले जाएगा, अतीत की स्मृतियों में ले जाएंगे, और कई जो बुरी स्मृतियां हैं उसको में भी ले जाएंगे, और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं खट्टा मीठा आपको अनुभव होगा। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक है उनको कहीं ना कहीं अच्छी सोच को ये देगा, कुछ अच्छा इंस्पिरेशन दे सकता है इस पीरियड में करके। और हम समान रूप से समान लोगों के लिए कहेंगे कि आप योजनाबद्ध ढंग से काम करें। कर्क में यदि आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के साथ रहेंगे ये, मंगल से वैसे पीछे हैं। जब ये सिंह में जाएंगे मंगल के साथ तो वो आपको ज्यादा उसका रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन बुध जब कर्क में भी है तो योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो अपनी सोच पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए तो निश्चित रूप से आपको काम काज में थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। खासकर फर्स्ट में क्या कहलाता है, अर्ली जुलाई में आप कह सकते हैं 15-16 तक आपको बुध हेल्प कर सकते हैं। जब ये सिंह में जाएंगे, क्या कहते हैं, सिंह में बुध जाएंगे तो क्या होगा, बुध सिंह में आ रहे हैं तो देखिए, मैंने कहा कि मंगल के साथ कॉम्बिनेशन तो ठीक है कामकाज के हिसाब से, लेकिन क्या है कि उस समय वक्री हो जाएंगे। शुक्र 22 तारीख को वक्री हो रहे हैं, 24 को पहुंच रहे हैं। उसके अलावा मंगल भी वहां बैठे हैं, तो मंगल के साथ भी खट्टे मीठे उनके संबंध है, आपको पता है दुश्मन ग्रह है आपस में, लेकिन काम काज में वो देते हैं कहीं ना कहीं। सोच के मामले में कुछ एग्रेशन दे सकते हैं, बोली के मामले में एग्रेशन दे सकते हैं, लेकिन इस समय शनि से भी, वक्री शनि से भी प्रभावित है। तो शनि क्या है, कई बार पुशअप करेगा, कई बार पीछे ले आएगा, पुलअप करेगा, तो वो करेगा इनको। फिर उधर से क्या कहलाता है, त्रिकोण से, अग्नि त्रिकोण से राहु भी है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। तो इसलिए ये मिश्रित अनुभव बता रहा है ये इस समय जब सिंह में आएंगे, और चूंकि वक्री भी होना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और 27 को ये जब शुक्र के साथ एग्जैक्टली रहेंगे, एक अंश पर रहेंगे, जब 24 को आ रहे हैं और 27 को, चूंकि शुक्र तो शुरुआती 4 अंश में ही उनका गोचर चल रहा है, 4 साढ़े 4 तक, तो वो 4 अंश के आसपास में इनका ये होगा, क्या कहते हैं, 27 जुलाई को शुक्र के साथ रहेंगे। तो उस दिन जरूर आपको कुछ, क्या कहलाता है, कुछ अच्छी चीजें अनुभव हो सकता है। शुक्र क्या होता है, बुध जब शुक्र के साथ होते हैं, वाणी मीठी हो जाती है, कुछ आप सोशल वर्क कर सकते हैं, माने समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व निभा सकते हैं, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जुलाई का ओवरऑल जो है बुध का गोचर दोनों राशियों में, वो बेहद सोच समझ का निर्णय करने का है, और योजनाबद्ध ढंग से काम करने का। यदि योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफलता देगा बुध, अन्यथा आपको दिक्कत हो। तो मोटा मोटी ये गोचर की इस जुलाई की चर्चा थी। फिलहाल इतना ही मित्रों। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।